वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम देखने वाले हैं हमारे पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस जो कि आपको फिलिप्स में, एमसीक्यूज में, मैच द फॉलोइंग में देखने को मिल सकते हैं। तो बिना देर किए करते हैं इन्हें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो प्री नेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है वो कौन से टाइम पीरियड में लाई करती है? प्री नेटल लाई करती है हमारे कंसेप्शन से लेके बर्थ वाले टाइम पीरियड में। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द 3 सब स्टेजेस विद इन प्री नेटल। प्री नेटल जो पीरियड होता है उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। तो मैंने उसका एक आपको निमोनिक में बताया था, GEF, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज। नेक्स्ट आता है, जो प्री नेटल स्टेज है वो कब बिगिन होती है? जब बेबी को कंसीव कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिसके अंदर मेटरनल हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, ये अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को कौन से टाइम पर? बेबी की डेवलपमेंट के प्री नेटल टाइम पर, जब बेबी फॉर्म हो रहा होता है एज ए ऑर्गेनिज्म, उस टाइम पर, उसका बर्थ नहीं हुआ होता, बिफोर बर्थ वाले टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस प्रोवाइडेड जो स्टेज ऑफ इन्फेंसी है वो कौन से टाइम पीरियड में लाई करती है? बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक। कौन सी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की स्टेज है जिसको जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कैटेगराइज करा है एज सेंसरी मोटर? मैंने आपसे प्री ऑपरेशन और कंक्रीट ऑपरेशनल का आंसर कमेंट करने के लिए बोला था। अब हम सेंसरी मोटर का पूछते हैं। तो सेंसरी मोटर स्टेज किसे बोला है? पियाजे ने। आंसर इज इन्फेंसी वाली स्टेज, 0 to 2 ईयर्स वाली स्टेज को। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इन्फेंसी मतलब बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक बच्चा शो करता है ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली जो एक ट्रेट है उसे। तो ये कौन से एक माइलस्टोन, कौन सी डोमेन के अंदर आ जाता है? ये आता है हमारे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। रैपिड फिजिकल ग्रोथ हो रही है या फिर जो रिफ्लेक्सेस है उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये कौन सी स्टेज के अंदर हमें देखने को मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैपिड फिजिकल ग्रोथ कब देखने को मिलती है? इन्फेंसी की स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन जो टॉडलर स्टेज है वो कौन सी एज ग्रुप में लाई करती है? टॉडलर स्टेज आती है हमारी 2 to 4 ईयर्स वाले एज ब्रैकेट के अंदर। ड्यूरिंग द टॉडलर स्टेज जो चिल्ड्रन हैं वो ऑफन डिस्प्ले करते हैं एक स्ट्रॉन्ग अर्ज टू डू थिंग्स बाय देमसेल्व्स, जिसे एरिक एरिक्सन ने डिस्क्राइब करा है एज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। मतलब बच्चों के अंदर एक अंदर से इच्छा जागती है कि उन्हें कोई काम खुद से करना है। तो ये किस चीज़ के अंदर आ रहा है? अगर आपको आंसर नहीं पता तो कि आप इसमें आंसर लगा सकते थे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, कि वो चाहते हैं कि अगर उन्होंने इस काम को कर लिया तो वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, नहीं कर पाए तो उन्हें खुद पर ही सेल्फ डाउट होगा। द स्टेज जो स्पैन करती है 2 to 4 ईयर्स उसे हम कौन सी स्टेज बोलते हैं? टॉडलर स्टेज, जहाँ पर बच्चा ट्रांजिशन शो करता है अपने क्रॉल्ड मूवमेंट से एक्टिव वॉकिंग, रनिंग, एक्सप्लोरेशन पर। अगर बच्चा टैंट्रम्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ नो आर कॉमन इन टॉडलर्स एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी एंड इमोशनल रेगुलेशन को ये दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड है ये कब तक एक्सटेंड होता है? अप टू 7 ईयर्स ऑफ एज तक। जो अर्ली चाइल्डहुड है इसके अंदर फ्रीक्वेंटली जो एजुकेटर्स है उसे रेफ़र करते हैं एज टॉय एज है या प्री गैंग एज है। बच्चे जब टोलियाँ बना के घूमते हैं उससे पहले वाली एज है, या टॉय से जब खेलते हैं वो वाली एज है। क्यों? बिकॉज इसके अंदर बच्चे क्या शो करते हैं? रैपिड लैंग्वेज एक्विजिशन को शो करते हैं और सोशलाइजेशन, जब लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं अच्छे से और औरों से घुलते मिलते हैं तो वो टॉयज़ भी शेयर करते हैं। गैंग्स बनाने से पहले वाली स्टेज है, तो यहाँ पर उनका जो सोशलाइजेशन है वो भी बिगिन हो जाता है। नेक्स्ट है, पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन जो कि 7 ईयर्स तक के होते हैं वो आते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, और उनकी थिंकिंग किस तरीके की होती है? ईगो सेंट्रिक थिंकिंग, दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते। जो फेज़ एक्सटेंड होता है 7 ईयर्स तक उसे क्या बोलते हैं? अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट पर आते हैं, कौन सा एज ग्रुप है जो कि डिफाइन करता है लेटर चाइल्डहुड को? द आंसर इज 7 to 14 ईयर्स। तो लेटर चाइल्डहुड के अंदर जो बच्चे हैं वो हैविली इन्वॉल्व हो जाते हैं स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर और पीयर ग्रुप्स के अंदर, और वर्क हार्ड करते हैं फॉर्मल स्किल्स को सीखने के लिए। तो ये कौन सी स्टेज में आता है? एरिक्सन की स्टेज में आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। मतलब बच्चा काम करना चाहता है और वो इन्फीरियर नहीं सुनना चाहता अपने लिए कि वो कोई स्किल करने लायक नहीं है। लेटर चाइल्डहुड जो है एक्सटेंड करता है 7 से 14 ईयर्स तक। तो इसके अंदर हमें क्या एक ट्रेड देखने को मिलता है? बच्चे गैंग एज जो है इसे कहा जाता है, तो बच्चे इसमें गैंग्स बनाकर घूमते हैं, टोलियों में आ जाते हैं। जब लेटर चाइल्डहुड हमारा चल रहा होता है तो उस टाइम जो थिंकिंग है थोड़ी ज़्यादा लॉजिकल हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो ये हमें एक देखने को मिलता है डेवलपमेंटल अचीवमेंट कौन से डोमेन में? कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। नेक्स्ट आता है, प्राइमरी पर्पस क्या है
स्टडी करने का एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है? आंसर इज समझने के लिए लर्नर को, लर्निंग के प्रोसेस को, लर्निंग एनवायरनमेंट को और टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को। सेकेंड क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो इंक्लूड करता है कौन से कंपोनेंट्स का एनालिसिस? लर्नर, उसका एनवायरनमेंट और जो भी इवैल्यूएशन मेथड्स हमने यूज़ करे हैं सभी इसमें आ जाते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। किस लिए अप्लाई करते हैं? ताकि हम ऑप्टिमाइज कर सकें, अच्छा बना सकें किस चीज़ को? प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अंडरस्टैंडिंग द बेस लाइन नीड्स एंड कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ स्टूडेंट्स, एम्फेसिस एक्सट्रीम डैश ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो एडवर्ड थॉर्नडाइक थे, उनका एक लॉ था लॉ ऑफ इफेक्ट। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई एक्शन करने के बाद बच्चे को कोई रिस्पॉन्स सेटिस्फाइंग करता है, लगता है, तो उस रिस्पॉन्स को रिपीट करेगा। तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। जो B.F. स्किनर हैं उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी लर्निंग की? उन्होंने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अगर स्टूडेंट, इसमें दे रखा है, स्टूडेंट लर्न्स अ न्यू प्रो सोशल बिहेवियर सिंपली बाय वॉचिंग देयर टीचर रिसीव प्रेज फॉर इट। एक बच्चे ने एक बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उसके टीचर ने जब इस बिहेवियर को परफॉर्म करा तो टीचर्स की तारीफ हुई थी, तो बच्चे ने ऑब्जर्वेशन करके ही इस बिहेवियर को सीख लिया। तो ये सेंट्रल थ्योरी बनती है कौन से साइकोलॉजिस्ट की? द आंसर इज एल्बर्ट बंडूरा की। एल्बर्ट बंडूरा ने कौन सी थ्योरी दी थी? एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी सोशियो लर्निंग थ्योरी, जिसमें बच्चा अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को, बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सीखता है। कौन से थ्योरिस्ट है जिन्होंने हैवी एम्फेसिस करा था किस पर? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पर, ZPD पर, और स्कैफोल्डिंग वर्ड भी दिया था। नोट्स में कवर्ड है ये। अगर आपने नोट्स नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा उसके अंदर मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगी, उस पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसे कल ही क्रिएट कर दिया है आपके लिए, और उसके ऊपर इसकी PDF मिल जाएगी और जो भी नोट्स इस चैप्टर के हैं उसकी भी मिल जाएगी। तो आप ज़रूर से उसे ज्वाइन कर लेना ताकि आप जल्दी रिवाइज कर सको। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लेव वाइगॉट्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इवान पैवलोव थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी बेसिकली, जिसके अंदर उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का एसोसिएशन करवाया था? उन्होंने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? B.F. स्किनर ने। नेक्स्ट आता है वाइल पियाजे ने फोकस करा है इंडिविजुअल के कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म ने किसने फोकस करा है कि जो कॉग्निटिविज्म है वो हमारा डेवलप होता है सोसाइटी से, कल्चर से, लैंग्वेज से? किसने बोला? वाइगॉट्स्की ने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट who processes and retains academic information best when utilizing diagrams, flashcards, charts, maps, ये सारी चीज़ें कौन से टाइप ऑफ लर्नर के लिए अच्छी होती हैं? जो चीज़ें देखकर सीखता है, यानी विजुअल लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा इंक्लूसिव क्लासरूम जहाँ पर टीचर प्रोवाइड करता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बिल्डिंग ब्लॉक्स, फिजिकल रोल प्लेइंग एक्टिविटीज़, तो ये कौन से लर्नर के लिए अच्छा रहेगा? काइनेस्थेटिक लर्नर के लिए या टेक्टाइल लर्नर के लिए, जो चीज़ों को कर कर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऐसे लर्नर जिन्हें अच्छा लगता है सीखना सुनने से, ग्रुप डिस्कशन से, पॉडकास्ट से, उन्हें कौन से लर्नर्स बोलते हैं? ऑडिटरी लर्नर्स। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ सोशियो कल्चरल फैक्टर दैट कैन डीपली इन्फ्लुएंस अ स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम इन द स्कूल? कौन सा है जो सोशियो कल्चरल फैक्टर में आता है? फैमिली, कल्चर और उसकी होम लैंग्वेज। हाउ कैन अ रिजिड कल्चरली नॉन रिस्पॉन्सिव करिकुलम नेगेटिवली अफेक्ट माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स? अगर एक जो करिकुलम है वो बच्चों की नीड्स पर ध्यान नहीं देता, बहुत ज़्यादा रिजिड है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो कैसे अफेक्ट करता है बच्चों को जो कि मार्जिनलाइज्ड है, कम नंबर में है? वो उनके लिए बैरियर क्रिएट कर सकता है क्योंकि वो उससे रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, स्पेशल एजुकेशन फ्रेमवर्क के अंदर व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ स्कैफोल्डिंग इम्प्लाई फॉर अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी? स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होगा एक बच्चे के लिए जिसे लर्निंग डिसेबिलिटी है? तो ये होगा उसे टेम्परेरी हेल्प हम ऑफर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसे हम धीरे धीरे विड्रॉ कर लेंगे, हटा लेंगे जब बच्चा खुद से इंडिपेंडेंटली उस काम को करने लग जाएगा। व्हेन अप्लाइंग द बिहेवियर प्रिंसिपल्स, जैसे कि स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग अगर हम अप्लाई करते हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए, तो टीचर को किस पर फोकस करना चाहिए? टीचर को फोकस करना चाहिए बच्चे को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करने पे, ताकि बच्चा अच्छे बिहेवियर को शो कर सके। ये वाला देखते हैं, अप्लाइंग, जब हम वाइगॉट्स्की की थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो चिल्ड्रन विद जो स्पेशल नीड्स है वो अचीव कर सकते हैं किसी भी टास्क को अपने करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से, अपने जो भी उनका पोटेंशियल लेवल है जहाँ तक वो जा सकते हैं, किसकी मदद से? MKO की मदद से, यानी मोर नॉलेजेबल अदर
और वो जो जोन होता है उसे क्या बोलते हैं, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सब्जेक्टिव फैक्टर दैट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द स्टूडेंट अटेंशन स्पैन इन द क्लासरूम। कौन सा फैक्टर है इंटरनल? इंटरनल होगा बच्चे का खुद का इंटरेस्ट और उसका मोटिवेशन लेवल। नेक्स्ट है, फॉर अ स्टूडेंट जिसको ADHD है, उसका ध्यान नहीं लगता, अटेंशन नहीं दे पाता, कौन सा क्लासरूम मॉडिफिकेशन उसके लिए सबसे बेहतर रहेगा? सबसे बेहतर रहेगा जब वो क्लास के लेसन है उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाएगा, ब्रेक्स देगा, लंबे लेसन्स नहीं पढ़ाएगा। नेक्स्ट है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जहाँ पर हम फोकस करते हैं अवेयरनेस को एक नैरो रेंज ऑफ स्टिमुलाई पे और बाकी सबको इग्नोर करते हैं जो भी इन्वायरमेंट में डिस्ट्रैक्शंस हो रही है, उससे हम बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव अटेंशन। बैकग्राउंड को, नॉइज़ को इग्नोर कर रहे हैं और जो हमें सुनना है, देखना है, उस पर हम अटेंशन दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परसेप्शन डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम सेंसेशन। परसेप्शन सेंसेशन से कैसे डिफरेंट है? तो आप ये बताओ कि परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन इज बेसिकली हमने कोई इन्फॉर्मेशन देखी, उसे ऑर्गेनाइज करा, समझने की कोशिश करी और उसका मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करी, तो उसे हमने बोला परसेप्शन। एक चाइल्ड है और उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, इन विजुअल परसेप्शन माइट स्ट्रगल विद फिगर ग्राउंड डिस्क्रिमिनेशन, की ब्लैक बोर्ड पर बहुत सारी इमेजेस बनी हुई हैं और उस पर से एक पर ध्यान देना है तो उसको उसमें डिफिकल्टी आ सकती है। तो इस ये जो मैंने लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर, इसका क्या मीनिंग है कि बच्चे को किस में डिफिकल्टी आएगी? बच्चे को डिफिकल्टी आएगी एक स्पेसिफिक वर्ड शेप को ढूंढने में जब भी बैकग्राउंड कैसा है, क्राउडेड है, कंजेस्टेड है। नेक्स्ट आता है, विच टाइप ऑफ मेमोरी जो है वो होल्ड करके रखती है इन्फॉर्मेशन को टिपिकली अराउंड 7 आइटम्स को लगभग 20 से 30 सेकेंड तक। कौन सी मेमोरी होल्ड करके रखती है? शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी होल्ड करके रखती है। Which memory enhancing strategy involves grouping individual pieces of information into larger, more meaningful units to maximize working memory capacity? जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन को ग्रुप कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा मीनिंगफुल बन सके, तो उसे हमने क्या बोला? चंकिंग। नेक्स्ट आ जाता है, IQ निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारा? मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। आंसर नंबर बी। हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है, जनरल एबिलिटी नहीं है। स्टूडेंट जो डेमोन्स्ट्रेट करता है अच्छी स्किल्स किसके अंदर? दूसरे लोगों के मूड्स, मोटिवेशन और इंटेंशंस को समझने में, उसमें कौन सी इंटेलिजेंस होगी? उसके अंदर इंटेलिजेंस होगी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। कमेंट करके बताना कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस होता है, मुझे पता लग जाएगा अपनी प्रीवियस वीडियो जो कंटेंट की थी वो कितने अच्छे से समझी, या फिर नहीं भी समझी तो आपकी नॉलेज कहाँ तक है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इसके अंदर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं जहाँ पर आपको आंसर करना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन दे रखी है जहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट, मोटिवेशन खुद से आ रहा है उस काम को करने के लिए। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन ए करेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज, जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होते हैं, मतलब जो बाहरी मोटिवेशन बच्चों को दिया जाता है वो कभी कभी डिक्रीज़ कर देता है उनका जो नेचुरल मोटिवेशन है किसी एक्टिविटी में। तो ये जो फिनोमिना है, जब बाहरी मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन को डिक्रीज कर देता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट। ये नया कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना। यह आप पहचान सकते हो, जब हम हाई ग्रेड्स लेने के लिए या तारीफ लेने के लिए पढ़ते हैं तो उसे हम कौन सा मोटिवेशन कहते हैं? एक्सट्रिंसिक, बाहरी। उसके बाद आते हैं हम हमारी लास्ट यूनिट के टॉपिक पर, कुछ और भी हैं वो हम देखेंगे। एक इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर विच फिजिकल एनवायरनमेंट मॉडिफिकेशन बेस्ट रहेगी एक बच्चे को सपोर्ट करने के लिए जो व्हीलचेयर यूज़ करता है? सबसे बेटर रहेगा कि हम वाइड बैरियर फ्री पाथवेज बना दें और जो भी वर्क स्टेशंस हैं जहाँ पर भी बच्चे बैठ के काम करते हैं, उनके डेस्क है, उन्हें एक एडजस्टेबल हाइट पर बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीचर प्रैक्टिस मोस्ट डायरेक्टली फोस्टर्स अ पॉजिटिव इमोशनल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स। अलग अलग सिचुएशंस दे रखी है, आपको बताना है कौन सा टीचर बेस्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है। तो आफ्टर केयरफुली रीडिंग द ऑप्शंस हम देख सकते हैं आंसर सी इज़ करेक्ट, जहाँ पर टीचर बिल्ड कर रहा है कैसा एटमोसफेयर जहाँ पर बच्चे एम्पैथेटिक है, एक दूसरे की कंडीशन को समझ रहे हैं, एक्टिवली लिसनिंग कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे की प्रोग्रेस को। नेक्स्ट आता है, अ चाइल्ड हु फ्रिक्वेंटली लूजेस, अपना टेम्पर खो देता है और जो रूल्स हैं उन्हें बहुत बार ब्रेक करता है, रिफ्यूज़ कर देता है दूसरों की जो रिक्वेस्ट है उसे मानने में,
और जो उसके दोस्त हैं उनसे भी बहुत बार अनॉय रहता है, तो वो कौन से तरीके का फिजिकल जो एग्रेशन है उसका वो किस सिम्टम के अंदर आ सकता है? तो ये आता है ODD, दैट इज़ ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, जब वो दूसरों के बिल्कुल कटाक्ष में रहता है। नेक्स्ट इज व्हेन अ चाइल्ड कॉन्टीन्यूसली एंगेजेस इन नॉन इंजूरियस रिपीटेटिव बिहेवियर, जैसे कि बॉडी रॉकिंग, हैंड फ्लैपिंग, तो वो कौन सा एक ट्रेट शो कर रहा है? वो शो कर रहा है सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर या स्टीरियोटाइपिक। यू कैन जस्ट रीड दिस आंसर क्वेश्चन। उसके बाद आता है जो हमारे पास फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट होता है FBA। इसमें व्हाट डू द लेटर्स, जो ABC मॉडल है वो क्या बताते हैं? ए से एंटीसीडेंट जो पहले हुआ, फिर बिहेवियर उसने क्या करा, और फिर उस बिहेवियर को करने के बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा। ऑप्शन नंबर बी, अ टीचर नोटिस करता है स्टूडेंट एक्ट्स आउट एंड थ्रोज देयर टेक्स्ट बुक्स ओनली व्हेन हैंडेड अ डिफिकल्ट रीडिंग वर्कशीट। द एक्टिंग आउट स्टॉप्स एज सुन एज द टीचर सेंड्स द स्टूडेंट्स टू द हॉलवे। ये मोस्ट लाइकली फंक्शन है किस चीज़ का? एस्केप और अवॉइड अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि बच्चा डिफिकल्ट वर्कशीट सॉल्व नहीं करना चाहता था तो वो उससे भाग रहा था, एस्केप कर रहा था। इमीडिएट एनवायरमेंटल इवेंट जो कि किसी बिहेवियर को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से कोई बिहेवियर उत्पन्न होता है बच्चे में, उसे क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। उसके बाद आता है हमारे पास विच बिहेवियरल मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व करते सिस्टमैटिकली, जब हम अटेंशन को विड्रॉ करते हैं या फिर रीइंफोर्समेंट को फ्रॉम अ प्रीवियसली रीइंफोर्स प्रॉब्लम बिहेवियर अंटिल इट्स स्टॉप अकरिंग, इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाँ, एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जहाँ पर बच्चे अर्न करते हैं कुछ पॉइंट्स को, प्लास्टिक चिप्स को या टोकन्स को, क्योंकि वो उन्होंने अच्छा बिहेवियर डिस्प्ले करा, और फिर बाद में उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं टीचर्स से रिवॉर्ड्स के लिए। तो उसे कौन सी टर्म से बोला जाता है? उसे बोलते हैं टोकन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? टोकन इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जब हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम में बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं तो क्या प्राइमरी एडवांटेज रहती है पीयर मॉडलिंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करने की? इससे क्या होता है, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं उन्हें एज अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं बिहेवियर को इमिटेट करने के। उनके साथ वाला बच्चा अगर अच्छा बिहेवियर इमिटेट कर रहा है तो वो भी इमिटेट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग में। एक्चुअली मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी बट वो बीच में स्किप हो गई थी ऑडियो रिकॉर्ड होनी, तो इस वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा है। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? सो द आंसर, करेक्ट आंसर इज बी, जहाँ पर ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है मेच्योरिटी के टाइम पे, और जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूसली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, चलता रहता है। डेवलपमेंट जो है उसके अंदर कौन से तरीके के चेंजेस आते हैं? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम देखते हैं क्वान्टिटेटिव चेंजेस भी प्लस क्वालिटेटिव चेंजेस भी। उसके बाद फिलअप है जिसमें दे रखा है जो ग्रोथ है ये है एक सेल्यूलर और स्ट्रक्चरल प्रोसेस, जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है? एक प्रोग्रेसिव कोहेरेंट प्रोसेस है जो कि हमें मेच्योरिटी की तरफ लेकर जाता है। उसके बाद दे रखा है कि जब हमारी हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शंस में चेंज आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। प्रिंसिपल्स पर आते हैं, जब हमारा सबसे पहले हेड पर कंट्रोल आता है, फिर आर्म्स पे, फिर लेग्स पे, तो इसे कौन सा प्रिंसिपल कहते हैं? इसे बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। ऐसे याद रख लो, सिर से लेके पैर तक डेवलपमेंट का असर आ रहा है तो सिफेलोकॉर्डल, सिफा से सर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये आ सकता है पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर, जो इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की डेवलपमेंट को? इंटरनल फैक्टर कौन सा है? उसका हेरिडिटरी या फिर जेनेटिक जो सेटअप है वो। प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट कौन सी होती है? जब डेवलपमेंट हमारे सेंटर से पेरिफेरी यानी साइड की तरफ जाती है। शोल्डर्स पे कंट्रोल आता है, आर्म्स पे कंट्रोल आता है, फिर हमारे पूरे हैंड पे, देन फिंगर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर जो नेचर और नर्चर की डिबेट है उसमें नेचर क्या रिप्रेजेंट करता है? नेचर रिप्रेजेंट करता है हमारे बायोलॉजिकल और जेनेटिक जो भी ट्रेड्स हैं जो हमने पेरेंट्स से इनहेरिट करे हैं। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न जो व्यू है हमारी नेचर और नर्चर डिबेट का, जिसमें बोला गया है, क्या बोला गया था मॉडर्न व्यू में? कि जो नेचर है और नर्चर है यानी एनवायरनमेंट है और जो भी जेनेटिक फैक्टर्स है वो दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन से जो है वो डेवलपमेंट पॉसिबल होती है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल की। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम नर्चर की बात करें तो नर्चर में क्या आ जाता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अपब्रिंगिंग, कल्चर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और अगर नेचर की बात करें हेरिडिटी की तो उसके अंदर आ जाता है आई कलर, ब्लड ग्रुप, मतलब जेनेटिक्स वाली चीज़ें। नेक्स्ट आता है एक चाइल्ड की एबिलिटी कि वो सॉल्व कर पा रहा है पजल्स को, थिंक लॉजिकली और मेमोराइज कर पा रहा है फैक्ट्स को, तो इन सब में वो यूज़ कर रहा है अपना ब्रेन। तो आंसर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमारे पास कोलबर्ग थे
लॉरेंस कोलबर्ग, उन्होंने स्टेजेस दी थी डेवलपमेंट की स्पेसिफिक एक डोमेन में। कौन सा डोमेन था वो? मॉरल डेवलपमेंट का। जब हम हमारी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर पाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, और जब हमारी पकड़ होती है वोकैबलरी पे, सिंटेक्स पे, कम्युनिकेशन पे, तो उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज डोमेन। नेक्स्ट आता है, जब एक बच्चा फेल हो जाता है किस चीज़ के अंदर, उसके जो एक्सपेक्टेड माइलस्टोन से उन्हें अचीव करने में एज अप्रोप्रिएटली, तो उसे बोलते हैं डेविएशन या फिर डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनकी क्या एक कैरेक्टरिस्टिक है? उनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक हाईली एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये तो हमने कवर कर ही लिया। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, जहाँ पर हमने एक तरीके से रिविजन कर ली है ऑल 5 यूनिट्स की 1 मार्कर्स के थ्रू। होपफुली आपको ये जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने इनमें पढ़े हैं किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर कल पेपर में मिलेंगे। इस वीडियो को एक बार देख लेना ध्यान से, आपका काम सॉर्टेड हो जाएगा, दोबारा देखने की नीड नहीं है। और कल एग्ज़ाम देने के बाद इसी वीडियो के नीचे आके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि एग्ज़ाम कैसा गया आपका, वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं, ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस था आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। अब आपके लास्ट 2 पेपर्स रह गए हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।